और सबसे पहले बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। यहां पर लिंक रोड इलाके की ब्रिज विहार कॉलोनी में दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल की हत्या से हड़कंप मच गया है। हत्या का आरोप महिला की नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी पर लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी ने अपनी ही मां की हत्या की है। बताया जा रहा है कि ब्रिज बिहार कॉलोनी में दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल की हत्या हो गई और हत्या का आरोप महिला की नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी पर लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अब उनसे पूछताछ जारी है। तो गाजियाबाद की घटना है जहां पर एक नाबालिग बेटी ने अपने मां को प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। लिंक रोड इलाके के ब्रिज विहार कॉलोनी की घटना बताई जा रही है और जो महिला है वो दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल है जिसकी हत्या की गई है। हत्या का आरोप महिला की नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी पर है। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है और अब उनसे पूछताछ जारी है। ये थाना लिंक रोड पर गोपाल ठाकुर नाम के व्यक्ति जो कि मूलतया वैशाली बिहार के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसपे उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनकी पत्नी शशिमाला जो कि हेड कांस्टेबल थी दिल्ली पुलिस में, वो अपनी बच्ची के साथ यहाँ रहती थी ब्रिज बिहार में। और कल की घटना है जिसपे उनके द्वारा बताया गया है कि शशिमाला की बेटी जो उनके साथ रहती थी उसने अपने मित्र जितेंद्र के साथ मिलकर के शशिमाला की हत्या कर दी है। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शशिमाला की बेटी को और जितेंद्र को शशिमाला की हत्या की। और बातचीत करने के लिए अमित राणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या खबर मिल रही है? नाबालिग लड़की बताया जा रहा है और अपनी मां की हत्या ही इसने कर दी है। फिलहाल पुलिस किस तरह से जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? लगता है अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर आपको एक बार फिर से बता दें। एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके के रहने वाले लोग थे और दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल थी ये महिला जिसकी हत्या की गई। हत्या का आरोप महिला की नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी पर ही लगा है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और अब उनसे इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। और बागपत में निजी कॉलेज प्रबंधक की हत्या का मामला। हिरासत में लिए गए तीनों आरोपी छात्र निजी कॉलेज में घुसकर मैनेजर गुलबीर की हत्या इन लोगों ने की थी। बीए छात्र है मुख्य आरोपी। पुलिस के मुताबिक मैनेजर के डांट से ये लोग नाराज थे और शायद यही वजह रही हत्या के पीछे की, जब इन तीनों छात्रों ने इस मैनेजर की हत्या कर दी। और खबर मुरादाबाद से लेते हैं। यहां पर कोतवाली कटघर के 10 सराय चौकी में एक महिला ने जमकर हंगामा काटा। महिला के आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे थप्पड़ मारे। चौकी में हंगामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चौकी में महिला पहुंची और फिर वहां पर जमकर हंगामा काटा। मुरादाबाद के कोतवाली कटघर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे थप्पड़ मारा, जिसके बाद महिला ने इस तरह का हंगामा किया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। मेरी घरवाली को हाथ छोड़ लिया, सारे मोहल्ले के सामने छोड़ा, पूरे मोहल्ले के सामने हाथ छोड़ा दोनों। और सुल्तानपुर में एक महिला ने थाने के अंदर ही एक युवक की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिला का युवक से विवाद हो गया था। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते की कोशिश की, लेकिन महिला ने गुस्से में आकर युवक पर चप्पलों की बरसात शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो भी सामने आया। मोदी नगर इलाके में तमाम ट्यूशन सेंटर है जहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, जिससे छात्रों के गुटों में अक्सर यहां पर मारपीट की घटना निकलकर सामने आती है। एक और घटना जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं,
इसके पहले भी छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग की घटना सामने आ चुकी है और ये एक घटना जहां पर 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। और हमीरपुर की बात करें तो यहां पर वकीलों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान यहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन किसी ने कोई बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। ये वीडियो जिला कोर्ट परिसर का बताया जा रहा है, जहां पर पहले 2 वकीलों में विवाद हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से अब मामले को दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में डेल्टा 2 सेक्टर में आधा दर्जन बदमाशों ने एक किराना व्यापारी के घर पर हमला बोल दिया। पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के गहने लूट लिए। बताया जा रहा है कि कुल 25 लाख की लूट हुई है। घटना के वक्त व्यापारी की पत्नी और जो बेटा था वो घर में अकेले थे, तभी हथियारबंद बदमाश घर में घुसे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अब मामले की जांच की बात कही है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में जो है वो कुछ लूट की घटना कारित हुई है। मौके पे जो है वो हम लोग आए हैं, फॉरेंसिक की टीम आई है। अभी जो है वो घर वालों से बात कर रहे हैं। प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है कि जो है कोई व्यक्ति जो जानने वाला है, क्योंकि इनका नाम ले रहा था बार बार कि वो कहाँ हैं, उनके पास वो पैसा है, इस तरह से बात कर रहा था। उसके द्वारा जो है कुछ लोग थे, उनके द्वारा घटना कारित की गई है। उस पर जो है वो अभी घर वालों से बातचीत की जा रही है और जो भी विधिक कार्रवाई। और गोरखपुर में महिला ने 2 अज्ञात सिपाहियों पर बंधक बनाने का आरोप लगाया है और फिर इसके बाद गैंगरेप का भी आरोप लगाया है। गोरखनाथ पुलिस थाने में शिकायत इस बात की दर्ज कराई गई है। एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला किसी शख्स के साथ अपनी मर्जी से होटल गई थी। सीसीटीवी फुटेज और होटल के गार्ड के बयान के आधार पर फिलहाल मामले को संदिग्ध पाया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच की बात कह रही है। कैसे पहुंचे, हमको सब पैसा दे रहे थे, बोल रहे हैं कि लो और यहीं से निकलो। पहले ले जाने के बाद बोल रहे हैं कि आधे घंटे में हम तुमको छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम कहें कि ठीक है छोड़ दीजिएगा। फिर बोल रहा है, एक बोल रहा है कि इसको 6 बजे छोड़ना, एक बोल रहा है कि 12 बजे छोड़ना। फिर हम कहें कि नहीं, हमको 12 बजे छोड़ दीजिए। जब 12 बजे बोल रहा है तो हमको कर दी और काफ़ी गहराई से जांच करने के बाद एक होटल का नाम सामने आया है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। होटल की फिर सीसीटीवी फुटेज, होटल के गार्ड से जो पूछताछ हुई, उसमें ये क्लियर हुआ कि जो महिला है वो अपनी मर्जी से किसी प्राइवेट आदमी के साथ उस होटल में गई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली है और साथ ही साथ गार्ड का जो बयान है वो भी हासिल किया गया है। तो प्रथम दृष्टया ये मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। हालांकि इसमें FIR दर्ज करके आगे। और अयोध्या में ट्रेन से कटकर युवती की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। युवती के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के 4 लड़कों ने चाकू की नोक पर युवती से रेप किया और फिर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बदनामी के डर से युवती ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की। युवती की मां ने आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की है। राहुल रेप की न और सबने वीडियो बनाए के वायरल कर दी। यही हमार बहनी बेइज्जती राय बर्दाश्त कर पाई। हम कौनो एप्लीकेशन नहीं डाले ना, आज कहीं हम कहना डालब, लेकिन एप्लीकेशन डाल के आयन कौनो सुनवाई हमार नहीं भवा। यही सबसे हमार बहनी कई डारिन कहूँ, जब हमार सुनवाई नहीं होत बा तो हमारे जिए कौन फायदा। हम नहीं जान पाए हमार बहनी कई डरी हैं। हमें उनका सबका फांसी के सजा होए चाहिए। हमारे बच्चों को क्या नाम है, वो लोग भी समझ लीजिए कि धमकी देते थे कि क्या नाम है बच्चे को दिया है, लेकिन बच्ची डरी सहमी थी एकदम साहब कि वो कुछ बोलने को वो नहीं थी। अब मुझे केवल यही चाहिए, इंसाफ चाहिए साहब। कल पहली बार इसके पिता ने रात को 9 बजे पुलिस को आकर जो प्रथम सूचना दी, इसको देख के तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 376, 354 IT एक्ट, पॉक्सो एक्ट वगैरह धाराएं, सभी धाराएं, संगीन धाराएं इसमें लगाई गई हैं। वह इसमें कई लोगों को गिरफ्तार करके उस पर पूछताछ की जा रही है और इसमें जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करके जल्दी ही इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। और संभल में चकबंदी ऑफिस का पेशकार रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। पूरा मामला गुन्नौर तहसील का है, जहां पर पेशकार प्रमोद किसान से रिश्वत ली।
वीडियो वायरल होने के बाद भी अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन आरोपी अपनी गलती पर शर्मिंदा हो रहा है और माफी भी मांग रहा है। और प्रदेश में आज अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। हम आपको दिखा रहे हैं शनिवार को हुए 3 हादसों की तस्वीरें। पहली तस्वीर पीलीभीत की है, जहां पर कार ड्राइवर को झपकी आ गई और कार बेकाबू होकर बाहर पेड़ से जाकर टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर की है, जहां पर बलिया नेशनल हाईवे पर पिकअप और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। इसमें भी 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिकअप सवार सभी लोग मजबूर थे। जबकि तीसरा हादसा आगरा का है, जहां पर तेज रफ्तार कैंटर ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। बात अलीगढ़ की करें तो यहां पर गहरे नाले में कार गिर गई। नाले में डूबकर कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। सारे मृतक रिटायर्ड बैंककर्मी बताए जाते हैं और घर से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, पार्क जा रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन समय पर शुरू हो जाता तो शायद तीनों की जान बच सकती थी। घटना क्वारसी थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की है। हमें बच्चों को बचाने चक्कर में बस जा रही बच्चों की, तो वहाँ बचाने चक्कर में हम घुस गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 31 अगस्त को अस्थायी तौर पर मुख्य सचिव का पदभार संभाल रहे आर.के. तिवारी ने आज स्थायी तौर पर कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं उनकी पहली प्राथमिकता होगी और करप्शन पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आर.के. तिवारी ने कहा कि बड़े आयोजनों के जरिए उत्तर प्रदेश ने खुद को साबित किया है। आपको बता दें कि आर.के. तिवारी 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और अब उन्होंने मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, जो अब तक कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो पूर्णकालिक यानी कि पूरी जिम्मेदारी इनके पास अब आ गई है और काम भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुख्य सचिव सर। सर, एक तो पहले बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत धन्यवाद। और सर, मैं पूछूंगी कि पहली प्रतिक्रिया क्या होगी कामकाज को लेके, काम में बदलाव को लेके और नए एजेंडे क्या होंगे? जनहित के कार्यों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए वर्तमान सरकार पूरी तरह से कृतसंकल्प है। और जैसा कि आपने कहा, पूर्णकालिक मुख्य सचिव का जो मुझे पदभार दिया गया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास की कसौटी पे मैं पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, इन दिनों लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस करप्शन की ओर है कि जो सरकारी महकमे में अधिकारी जो लापरवाही कर रही, लाहवाली कर, उन पर कार्रवाई की जाए। पिछले कुछ दिनों में देखा है हमने कि 25 से ज़्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, सस्पेंड किया गया है, सेवा मुक्त किया गया है। तो एक्शन में है योगी? वर्तमान सरकार लगभग 3 वर्ष पूरे होने को हैं और वर्तमान सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि भ्रष्टाचार के लिए उसके अगेंस्ट 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रखी जाए। लेकिन सर, अगला 1 साल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके बाद 2021 के बाद 22 में चुनावी मोड में सरकार आ जाएगी। इस 1 साल में सरकार की योजनाएं किस तरीके से हर जिले में पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री हर जगह खुद भी जाते हैं दौरे करने के लिए, तो प्राथमिकता सरकार की किस तरीके से होगी और किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा काम किया जाएगा? सरकार की प्राथमिकता जो जन कल्याण के योजनाएं हैं, उनको उनका लाभ पूरी तरह से लोगों को मिले, इसके बारे में है। ग्राम विकास की योजनाएं हैं, कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की योजना है। प्रदेश में आर्थिक विकास की दर मुझे बताते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक रही है और निरंतर बढ़ रही है। प्रयास ये है कि अधिक से अधिक यहाँ निवेश प्राप्त किया जाए। अभी हाल ही में बहुत सफलतापूर्वक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 करोड़ से भी अधिक की पूंजी निवेश की मिलने की संभावना है, जिसकी कि निवेश प्राप्त हुआ है। लगभग 1,30,000 करोड़ का निवेश हमें पहले भी प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी योजना है अवस्थापना के क्षेत्र में कार्य करने की, विशेष रूप से सड़क निर्माण में। जैसे आपने देखा है, चाहे वो लखनऊ
आगरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे हो, और अभी हाल ही में जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू करने की बात हो रही है, जिसके कि टेंडर भी हो चुके हैं, इन सब से प्रदेश में जो एक तेज गति से चलने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, इससे अर्थव्यवस्था में बड़ा ही सुधार आएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये मुख्य सचिव साहब है, जिनका ये कहना है कि सरकार हर तरीके से ये चाहती है कि हर जिले में सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचे और आने वाला जो 1 साल होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन मनोज से अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और प्रधानमंत्री मोदी कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर जंगमबाड़ी मठ भी जाएंगे, जहां पर वो 14 साल पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज भी देखेंगे। ये दस्तावेज उर्दू में है, जो इस काल के राजा इस मठ के लिए जारी करते थे। इसमें मुगल काल के कई ताम्रपत्र भी शामिल है। आपको बता दें कि जंगम बाबा की भक्ति में लीन 6वीं शताब्दी में काशी नरेश जयचंद ने इस मठ के लिए जमीन दान की थी, जिसके दान पत्र और ताम्र पत्र भी मठ में मौजूद हैं। इसके अलावा मुगल शासकों अकबर, जहांगीर, शाहजहां और दारा शिकोह के दान पत्र भी मठ के पास मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ये दस्तावेज दिखाने के लिए यहाँ पर एक गैलरी बनाई गई है। काशी पीठ एक ऐतिहासिक पीठ है। इसमें राजा महाराजाओं ने जो दान दिया था, दान पत्र पीठ में है। सबसे पुराना काशी नरेश जयनंद देव ने 6वीं शताब्दी में जो दान पत्र दिया था, उस समय अभी जो भक्त जंगमपुर अभी BHU के पास है, वो जंगमपुर का सारा ज़मीन काशी नरेश के द्वारा दिया हुआ है, उसी को दान पत्र है। उस समय कागज़ पर लिखा हुआ दान पत्र है, जो करीब 1400 वर्ष पुराना कागज़ को मठ ने संभाल के रखा है। और हमारे के एक पेपर में, सन्मार्ग पेपर उस समय आया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का शताब्दी महोत्सव जब चल रहा था, उस समय हाईकोर्ट में इतना प्राचीन डॉक्यूमेंट पहला आया था, इसलिए सभी डॉक्यूमेंटों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के शतमानोत्सव में एग्जीबिशन में रखे थे। उसका उद्घाटन राधा कृष्णन किए थे, पेपर में बात में है। इसलिए ये सारी बातें हम प्रधानमंत्री को दिखाएंगे और उनको अवगत कराएंगे। इसमें औरंगजेब से लेकर के और भी अन्य लोगों की बात, कई बादशाहों के भी इसमें है, तो क्या और रेलवे बोर्ड ने रामायण एक्सप्रेस चलाने की अनुमति दे दी है और होली के बाद मार्च में इसे चलाने की योजना है। इस ट्रेन की विशेष बात यह है कि इसके अंदर रामायण की कलाकृतियां होंगी और इस ट्रेन को रामायण सर्किट ऑफ इंडिया कहा जाता है। IRCTC के इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को हम्पी, नासिक, चित्रकूट धाम, वाराणसी, बक्सर, रघुनाथपुर, सीतामढ़ी, जनकपुरी, नेपाल, अयोध्या, नंदीग्राम, इलाहाबाद और श्रृंगेश्वरपुर की यात्रा कराई जाएगी। किसी स्मारक में घूमने के लिए यात्रियों को फीस देनी होगी। ट्रेन के अंदर ही खाने पीने की व्यवस्था भी होगी, साथ ही इसमें सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम होंगे। इससे पहले नवंबर 2019 में इस टूर पैकेज के तहत कुल 14 दिन की यात्रा कराई गई थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ललितपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और अब वक्त हो गया है जब लोगों की इच्छा पूरी होगी। उमा भारती ने कहा कि मंदिर कमेटी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। महंगाई का जो बढ़ने का रेशियो था, उसमें महंगाई सबसे कम स्तर पे अभी आई है। बाकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं जिसके कारण कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं और इसमें देश की जनता पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ है। कहीं कोई दिल्ली हार में क्या भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, सबकी आकांक्षा थी, वो आकांक्षा पूरी हो रही है। दिल्ली में अगर कोई चिंता का विषय है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस के लिए इससे शर्मनाक और कोई स्थिति नहीं हो सकती है कि लगभग 67 सीटों पर शायद उनकी जमानत जब्त हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।